नमस्कार। आज की वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसका आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 7, राज्य की प्रकृति और कार्य, मार्क्सवादी सिद्धांत। हमने अपने पूर्व के 2 जो वीडियोस पढ़े थे उसमें राज्य की प्रकृति और कार्य के संदर्भ में उदारवादी और आदर्शवादी सिद्धांतों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज उसी क्रम में हम मार्क्सवादी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स और एंजेल के द्वारा जो रचनाएं लिखी गईं, साम्यवादी घोषणा पत्र और दास कैपिटल, उसमें जिस राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया उसे ही मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्सवाद राज्य को एक अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था मानता है। इस संबंध में जिस विचारधारा का प्रतिपादन किया गया उसकी कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार से देखे जा सकते हैं। राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग भेद। मार्क्स राज्य संबंधी धारणा में यह कहता है कि वर्ग संघर्ष जो है वो इसका मुख्य आधार है। साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स ये लिखते हैं कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। राज्य का उदय वर्ग संघर्ष की मनोवृत्ति के आधार पर हुआ है और इसीलिए राज्य एक अस्वाभाविक संस्था है। चूंकि मार्क्स ने समाज में, राज्य में 2 प्रकार के मुख्य वर्ग माने हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग शोषण करता है और मजदूर वर्ग अपना शोषण करवाता है। दोनों के बीच में चूंकि एक लंबा भेद है, इसलिए कभी भी पूंजीपति मजदूर वर्ग के हितों की नहीं सोचता है। ये जो वर्ग भेद है वह वर्ग संघर्ष में तब्दील हो जाता है। पूंजीपति मजदूरों का शोषण करता है तो मजदूर पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। तो इस प्रकार से मार्क्स यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति का मूल जो आधार है वो वर्ग संघर्ष या वर्ग विभेद है। आगे राज्य व शासन शोषण के यंत्र। राज्य का जो उदय है वो वर्ग भेद के कारण हुआ। मार्क्स ये मानता है राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही। सामंतवादी युग में सामंत, पूंजीवादी युग में पूंजीपति, इन्होंने क्रमशः किसानों और मजदूरों का शोषण किया। मार्क्स कहता है कि प्राचीन काल के जो निरंकुश राजा थे उनके समान ही वर्तमान में लोकतंत्रीय जो राज्य हैं उनके द्वारा भी इसी प्रकार का शोषण क्रम जारी है। लोकतंत्र जो है वो मात्र दिखावे की चीज बनकर रह गई है और राज्य की जो वास्तविक शक्ति है वो पूंजीपति वर्ग और उनके समर्थकों के हाथ में आ गई है। इन लोकतंत्रीय राज्यों में कानूनों का जो भी निर्माण होता है वो पूंजीपति के संपत्ति के संबंध में, उनके हितों की रक्षा के संदर्भ में और श्रमिकों के शोषण के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से जो राज्य है और शासन वो दोनों ही पूंजीपति वर्ग का समर्थन करते हैं और मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं। तो इस प्रकार से राज्य एक यंत्र है जो कि एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण करता है। अगला है अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। मार्क्स चूंकि राज्य को अस्वाभाविक और अनावश्यक मानता है इसलिए इसके विलीनीकरण की बात भी करता है। वो ये कहता है कि साम्यवादी क्रांति के पहले चरण में राज्य का अंत संभव नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंत के बाद भी राज्य जो है वो कुछ समय तक बना रहेगा। इस काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपति वर्ग को के विरोध को कुचलने और पूंजीवाद के जो बचे हुए तत्व हैं उनको समाप्त करने के लिए किया जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स कहता है कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी और इस प्रकार से
पूंजीपतियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मार्क्स इस सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को वास्तविक लोकतंत्र मानता है, तानाशाही या अधिनायकवादी शासन नहीं मानता। अगला है राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना। मार्क्स जिस सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात करता है, वहाँ आगे वह ये कहता है कि राज्य की सत्ता का अंत हो जाएगा, वर्गों का अंत हो जाएगा। इस प्रकार राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना शुरू हो जाएगी। राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज में धर्म, जाति, धन, रंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को न्याय प्राप्त हो सकेगा। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित समय के लिए आवश्यक रूप से परिश्रम भी करना पड़ेगा और उत्पादन कार्यों में भी सहयोग करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता और योग्यता के अनुसार वस्तुएं और मूल्य अदा किया जाएगा। जो व्यक्ति कार्य करने के योग्य नहीं होंगे, उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार मार्क्स के द्वारा राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना के आदर्श को प्रस्तुत किया गया। यहाँ आगे मार्क्स राष्ट्रवाद का विरोध करता है। वो राष्ट्रवाद को अस्वीकार करता है और यह मानता है कि मजदूरों का चूंकि कोई देश नहीं होता, इस दृष्टि से तो हम कहें तो वह अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन करता है। वह केवल एक राष्ट्र के मजदूरों का आह्वान नहीं करता, बल्कि अपने सिद्धांत में वह विश्व के मजदूरों का आह्वान करता है, उनको एक होने का नारा देता है। मार्क्स का कहना है कि जब व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा, तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के शोषण का भी अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार वह अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। इस प्रकार हमने देखा कि मार्क्स के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए। उसने राज्य की भूमिका के बारे में भी व्यापक रूप से चर्चा की और उसका ये मानना था कि भूमि के रूप में संपत्ति की व्यवस्था का अंत किया जाएगा। आयकर इस प्रकार से लगाया जाएगा कि आय के साथ साथ काफ़ी मात्रा में वह बढ़ता जाए। उत्तराधिकार की प्रथा समाप्त कर दी जाएगी। विद्रोहियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। डाक, तार, यातायात के साधनों पर राज्य का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करना अनिवार्य होगा। उद्योग धंधों, विशेष रूप से खेती बाड़ी करने वाले लोगों को संगठित किया जाएगा। इस प्रकार से सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में राज्य के द्वारा कतिपय कार्यक्रमों को अपनाया गया। सर्वहारा वर्ग के शासन की बात मार्क्स के द्वारा की गई। मार्क्स की धारणा जो थी उसकी भी आलोचना की जाती है। आलोचक आलोचना के क्रम में निम्न रूप से आलोचना करते हैं। पहला है राज्य वर्गीय नहीं, नैतिक संगठन। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका प्रयोग पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग के शोषण के लिए करता है। किंतु आलोचक ये मानते हैं कि राज्य जो है वो वर्गीय संगठन नहीं वरन एक नैतिक संगठन है। इसका अंतिम उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का विकास करना है। राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। इसलिए राज्य की जो वर्गीय आधार पर व्याख्या की गई है वो सही नहीं है। दूसरा है राज्य शत्रु नहीं मित्र। मार्क्सवादी धारणा में राज्य को सर्वहारा वर्ग का शत्रु बताया गया है, लेकिन इतिहास इस धारणा की पुष्टि नहीं करता। लगभग 65 वर्षों से विश्व के लगभग सभी राज्यों के द्वारा कल्याणकारी राज्य के विचार को स्वीकार कर लिया गया है। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के सभी देशों में श्रमिकों के हितों में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। इन राज्यों में श्रमिकों के कार्यों, अवकाश के घंटे भी तय किए गए हैं। उनके लिए न्यूनतम वेतन का भी निर्धारण किया गया है। बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे की अवस्था में भी उनकी सहायता के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से श्रमिकों के शोषण के साधन के रूप में राज्य नहीं है, बल्कि वह उसके उत्थान और कल्याण के रूप में कार्य कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि राज्य जो है वो श्रमिकों का शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। अगला है
मार्क्स के द्वारा राज्य को अस्थायी माना गया है। यहाँ पर आलोचक ये कहते हैं, जैसे कि मार्क्सवादी धारणा में कहा गया है कि राज्य अस्थायी संस्था है और इसके विलीनीकरण की धारणा को व्यक्त किया गया है, लेकिन वास्तव में राज्य मानवीय स्वभाव की मूल स्थायी प्रवृत्तियों पर आधारित होने के कारण एक शाश्वत संस्था है। इसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। अगली जो आलोचना है वो है राज्य का पूर्ण विलीनीकरण संभव नहीं। जैसा कि मार्क्स ने अपने सिद्धांत के अंत में ये कहा कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी और राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज स्थापित हो जाएगा। यह पूर्ण रूप से काल्पनिक व्यवस्था लगती है। मार्क्स ने कहीं भी यह बताने का प्रयास नहीं किया कि वर्ग विहीन समाज किस प्रकार विकास का स्वाभाविक और आवश्यक परिणाम है। इसके अलावा चाहे कैसा ही वर्गहीन समाज हो, राज्य की शक्ति के बिना वह स्थिर नहीं रह सकता। नेक्स्ट आलोचना, प्रजातंत्र के संबंध में त्रुटिपूर्ण धारणा। प्रजातंत्र के संबंध में मार्क्सवादी जो धारणा है उसको त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। प्रजातंत्र के दोष हो सकते हैं, लेकिन अब तक का इतिहास ये दर्शाता है कि प्रजातंत्र निस्संदेह एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। तानाशाही के आधार पर थोड़े समय तक कुछ लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन ये लाभ स्थायी नहीं होते, ये लाभ अस्थायी होते हैं। इसलिए तानाशाही शासन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट और अंतिम आलोचना, राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति। मार्क्स ने राष्ट्रवाद की पूर्ण रूप से उपेक्षा करते हुए अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रवाद जो है वो चाहे कितनी ही स्वाभाविक और वांछनीय व्यवस्था हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय में राष्ट्रवाद जो है वो एक महानतम शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। वर्गीयता से ज़्यादा राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है और जब भी संकटकालीन स्थिति आती है तो राष्ट्रीयता की यह भावना को देखा जा सकता है। भले ही मार्क्स ने विश्व के मजदूरों को एक होने की अपील की है, लेकिन इसका कहीं कोई औचित्य नज़र नहीं आता। राष्ट्रवाद सदैव से रहा है और सदैव ही रहेगा, इसका कभी अंत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं उपरोक्त आलोचनाओं के आधार पर कि राज्य के उदय, प्रकृति और कार्यक्षेत्र के संबंध में मार्क्सवादी धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मार्क्सवादी धारणा की असत्यता का प्रमाण यही है कि मार्क्सवाद की अन्य बातें तो सत्य चरितार्थ हो सकती हैं, लेकिन जो उन्होंने अंतिम आदर्श बताया, राज्यविहीन वर्गविहीन समाज का आदर्श, उसे कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस बात को पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि मार्क्सवादी धारणा जो है वो केवल और केवल मार्क्स के अपने विचार हो सकते हैं, उसे व्यावहारिक रूप से लागू करना संभव नहीं है।